नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। लोकतंत्र विषयक चर्चा हम हर रोज किया करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर नामचीन लोगों को लोकतंत्र विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित भी करते रहते हैं, ताकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, उस व्यवस्था में कौन से सुधार किए जाएं, कौन से आमूल-चूल बदलाव हों और वो कौन सी बात है जिसके कारण हमारी संसदीय प्रजातंत्र और इसकी व्यवस्था आम जनता को राहत नहीं दे पा रही है। आम जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। करप्शन हो, लोगों का जीवन स्तर हो, नफ़रत की का माहौल हो, सांप्रदायिकता हो, आतंकवाद हो, ये समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती। कभी इस कोने से, कभी उस कोने से, चलो। कभी भाषा का सवाल, कभी क्षेत्र का सवाल, ये उठते रहते हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए कि इस व्यवस्था का, जो कि कहीं न कहीं भ्रष्ट बहुमत पर आधारित है, और भ्रष्ट बहुमत का मतलब बहुमत की सरकार बनाने के लिए भ्रष्ट तरीकों का अपनाया जाना है। सांसदों के से चुनी जाने वाली सरकार क्या सत्य बहुमत की सरकार हो सकती है? क्यों नहीं सीधे जनता के बहुमत वाली सरकार, जो सत्य बहुमत हो, वो बने? इन विषयों पर हम लगातार चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वयं सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता, लोकतंत्र के हिमायती, जनता के हितों के पैरोकार, जनता की आवाज सत्यदेव चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिचर्चा में। और हम एक बात कहना चाहते हैं सत्यदेव चौधरी जी, कि हर बात के लिए हम लोग आम जनता को दोषी ठहराने लगते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को हमने देखा है, कहते हैं आप सुधर जाएं, जग सुधर जाएगा, आप ईमानदार हो जाएं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो झूठ बोलना आप बंद कर दीजिए तो सत्य का राज आ जाएगा। तो अगर सब आप ही कर दीजिए, तो ये सरकार की व्यवस्था होती किस लिए? सरकार हम बनाते किस लिए? पीड़ित वर्ग से ही हम उम्मीद करते हैं कि वो सुधर जाए और वो अपनी पीड़ा खत्म कर ले। तो इस शासन व्यवस्था की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। प्रबुद्ध लोग भी ऐसी बात करते हैं। आप क्या समझते हैं? मैं कोई सही सवाल उठा रहा हूँ या कि मैं भी किसी गलतफहमी का शिकार? नहीं नहीं, बिल्कुल भी उठा रहे हैं आप सवाल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, हम राजनीतिक व्यवस्था क्यों बनाते हैं? राजनीतिक व्यवस्था बनाने का तो यही कारण है ना, कि हम आम जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारा नेता करे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जब हमने राजनीतिक व्यवस्था से उसका आरंभ किया, राजनीतिक व्यवस्था का, इसका मतलब यही है जी। कि हमारी जिम्मेवारी या जो भी हमारा हमारा जो मार्ग निर्देशन है वो हमारे नेता करें। जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो हमारे नेता करें। अब लेकिन हमारी विडंबना ये है कि जब हमारे नेता ही झूठ बोलते हैं, हमने तो अपने नेता को इसलिए थोड़ी चुना है कि भाई वो भ्रष्टाचार करें या झूठ बोलें या अपराधियों को प्रोत्साहित करें राजनीति के अंदर, या भ्रष्टाचारियों को अपराधित करें। इसके लिए तो हमने अपने नेता को नहीं चुना। तो इसलिए हमारे हम तो सुधरे ही हुए हैं। हमने अपने आप को सुधार कर ही तो उनको जिम्मेवार बनाया। जी। हमने इसीलिए तो अपने नेता को चुना ना, कि भाई वो जी। हमारे को अच्छा मार्ग निर्देशन दें, और जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे नेता करें। लेकिन जब जी। हमारे नेता ही उस काम को नहीं करते हैं तो फिर जिम्मेवारी फिर हमारे ही ऊपर। तो हमने ही तो उनको चुना, हमने ही उनको वोट दिया, और फिर जिम्मेवारी भी हमारे ही ऊपर। तो हम थोड़ी उनको हम कैसे उनको मार्ग लेकिन मार्ग चौधरी निर्देशन साहब, देंगे? हमने हमने उनको वोट दिया, या हम मतलब जी जनता, जनता जी। ने जिनको वोट दिया, क्या वास्तव में उनकी सरकार बनी?
जनता के मत से क्या सरकार बन रही है? कोई भी सरकार हो, स्टेट में हो या सेंटर में। जी। बिल्कुल यही तो समस्या है हमारी जो राजनीति व्यवस्था में है। व्यवस्था को जिम्मेवार ना मानते, हालांकि उन व्यक्तियों ने ही इस राजनीतिक व्यवस्था को बनाया, लेकिन फिर भी उस राजनीतिक व्यवस्था का ही दोष है ये कि जिस राजनीतिक व्यवस्था को हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया जिसके अंदर ना तो नेता जिम्मेवार, ना कोई अधिकारी जिम्मेवार और मतदाता जिम्मेवार। इसी के अंदर राजनीतिक व्यवस्था इसलिए कि ये जो आपने इसको क्या बोलते हैं वो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, एफपीटीपी। जी जी एफपीटीपी जी, वाली जो जो सबसे राजनीतिक पहले व्यवस्था बाधा है, दौड़ जीत जाए। जी जी हाँ, तो उस व्यवस्था के अंदर ये है ही ऐसा कि खाली जो मौज करनी है, जो खाली जो अधिकारों सत्ता का जो सुख भोगना है वो तो कुछ चंद लोग भोगेंगे और जिम्मेवार कोई है नहीं जी किसी बात का भी। तो जो एक बेरोजगारी और जो महंगाई से, भुखमरी से, गरीबी से जो पीछा छूटना था, सब स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ का जो इंतजाम होना था वो भी नहीं हुआ, शिक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। यही तो सारी समस्या है इस राजनीतिक व्यवस्था में। मैं तो इस राजनीतिक व्यवस्था को दोषी मानता हूं, या जिन लोगों ने भी इस राजनीतिक व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपी, मैं थोपी हुई राजनीतिक व्यवस्था बोलता हूं इसको, जिसके अंदर 75 साल बीत जाने के बाद भी हम उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं देख पाए। हम लोग बात करते चले चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था हम पर थोपी गई है, जी तो थोपने वाला कौन है? और थोपने वाले अगर हम उन लोगों को दोष दें जिन्होंने संविधान बनाया, तो बाद के समय में संविधान का संशोधन भी हुआ, इतनी सारी सरकारें आई, इतनी सारे राजनीतिक दल आए, कई मिट गए, कई आज मजबूत हैं, कई जो मजबूत थे आज कमजोर हैं। सारी स्थितियां हम लोगों ने देखी। तो वो थोपने वाला इतना मजबूत कैसे हो गया, और कौन है जो जनता पर एक राजनीतिक व्यवस्था थोप रहे हैं और कैसे थोप? देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करते हुए मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। मान लो एक व्यक्ति जी की जिम्मेवारी नहीं भी थी, ये एक सामूहिक जिम्मेवारी थी, लेकिन जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने अपने आप को अंग्रेजों से आजादी का ताल ठोकी जी कि हमने आजादी दिलवाई, फिर हमने राजनीतिक व्यवस्था शुरू करवाई, वही तो जिम्मेवार हैं। नहीं तो और कौन लोग जिम्मेवार हैं? यहाँ के लोगों से तो पूछा नहीं गया था कि भाई ये राजनीतिक व्यवस्था हम ऐसे शुरू करेंगे जिसके अंदर भ्रष्टाचार भी होगा और व्यभिचार भी होगा और अपराध भी होंगे और खरीद फरोख्त भी होगी। क्या लोगों से पूछा गया था ये? इस बात का उनसे कोई सलाह ली गई थी कि भाई हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे? और जब उन लोगों ने अगर कुछ कहा ही नहीं, उन मतदाताओं ने यदि इसके ऊपर कोई सहमति नहीं दी, फिर ये राजनीतिक व्यवस्था कैसे आई? फिर उसके जिम्मेवार कौन बनेगा? लेकिन कोई तो जिम्मेवार लेकिन बनेगा चौधरी ना। साहब, मतदाताओं ने असहमति भी तो नहीं दी। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि मतदाताओं ने असहमति नहीं दी, लेकिन अब मतदाताओं को तो देखिए समझ में नहीं आया ना वे हम कैसे एक माया जाल के अंदर फंस गए, कैसे षड्यंत्र के अंदर हम फंस गए। ये मैं मतदाताओं की कुछ मानता हूं, बल्कि मतदाताओं को, एक जो गरीब मतदाता है, जो साधारण मतदाता है, जो पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए, पहले से भी ज्यादा सामान्य हो गए, शिक्षित होने की बजाय और ज्यादा उस दुष्चक्र के अंदर फंस गए। लेकिन जो कुछ लोग बुद्धिजीवी हैं, जैसे कोई प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर हैं, या अच्छे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, या कुछ जो नेता लोग हैं जिनको देश की थोड़ी बहुत चिंता है, या जो धनाढ्य लोग हैं जिन्होंने, जो इस देश के जो मालिक बने हुए हैं, उनकी तो जिम्मेवारी थी ना कम से कम। मतदाताओं की जिम्मेवारी, गरीब लोगों की जिम्मेवारी को एक बारी हटा भी दें, तो जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी तो जिम्मेवारी थी, वो भी क्यों नहीं चिंतन करते? या जो अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, जो न्यायालय के हैं, या जो न्यायाधीश हैं, या जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं इस बात के ऊपर चिंतन करते? वो भी नहीं चिंतन करते कोई जी भी। जी जी। तो क्या माना जाए कि इस देश में कोई चिंता भी नहीं करता बौद्धिक जगत में,
और जनता जिनको व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है उसे भी कोई फिक्र नहीं है, तो हमें और आपको को क्यों फिक्र होनी चाहिए? हमें आपको फिक्र इसलिए होनी चाहिए कि भाई हमारा समाज है, हमारा देश है, हम भी भुगत रहे हैं उस बात को, उस कष्ट को, उस दर्द को। हमारे बच्चे जो हमारी संतानें हैं, उनका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। जो शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा का मामला है वो तो हमारे लिए भी है ना। आज जी देखिए, हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है, खाने पीने की चीजें साफ नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी न्यायालय में जाइए, किसी भी थाने में जाइए, कौन सी न्यायप्रिय व्यवस्था है? आप मुझे बताइए। हर जगह तो जी भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। 75 साल के पीरियड के अंदर हमने कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई जो पहले खराब थी तो आज ठीक हो गई? मुझे तो एक भी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। मेरे को भी तो इतना जीवन हो ही गया ना देखते हुए। जी जी तो जी, जिम्मेवार आप ये नहीं है, कौन है? बहुत सही सही बात कह रहे हैं। और मेरे ऐसे प्रश्न पूछने का जिससे कि ये बात लोगों के जहन में आए, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछे क्योंकि लोगों के जहन में आपके मुंह से ये बात आए कि जनता को में इस व्यवस्था में बदलाव लाना क्यों जरूरी है। जितनी समस्याएं हम देख रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी इंडेक्स, गरीबी में हम पीछे हैं, हंगर इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं, और दूसरे मानदंडों में हम बहुत पीछे हैं। तो उस दूसरी तरफ करप्शन भी है, और सारी जो बुराइयां हैं वो भरी पड़ी हैं। तो इसके इस बीच में हम ये चिंता क्यों न करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या आप बताना चाहेंगे, जो आप बात कर रहे थे कि संविधान बनाते समय कुछ बात की अनदेखी हुई, जानबूझकर तो उन्होंने की नहीं होगी, सब राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, कुछ बात अनदेखी हुई, उसका रेक्टिफिकेशन तुरंत भी हो जाना चाहिए था, नहीं हुई। इसलिए आखिरकार बाद की पीढ़ियां ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो क्यों नहीं ये जो व्यवस्था, पहले तो वो व्यवस्था की खामी को थोड़ा आप बताइए, तब हमें समझ में आए कि क्या दुरुस्त करना है, क्या है जिसको ठीक करना है, थोड़ा उसे इस बारे में रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो समस्या ये बनी कि हमने जो राजनीतिक व्यवस्था आरंभ करी, हमने ये कहा, हमारे नेताओं ने या हम लोगों ने मिलकर ये कहा जी कि हम लोकतंत्र को स्वीकार करेंगे, चुनाव करवाएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाएंगे और एक बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब इन सारी चीजों के अंदर ना तो ये निष्पक्ष चुनाव हुए, ना ही बहुमत का फैसला हुआ, या बिना बहुमत का फैसला हुए हमने ये क्यों स्वीकार किया, ये व्यवस्था क्यों बनाई कि सांसदों के बहुमत से हम सरकार बनाएंगे? इसकी क्या व्यवस्था थी? इसका भी तो कोई विकल्प बन सकता था ना, कि सांसदों के बहुमत से सांसद चुने जाएंगे, वोटों के बहुमत से, और सरकार बनेगी सांसदों के बहुमत से। ऐसा क्यों? लोकतंत्र के अंदर सांसद लोगों मतदाताओं के बहुमत से चुने जाते हैं। इस व्यवस्था से मैं सहमत हूं, यहां तक मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जब जी सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था की बात आरंभ होती है, तब वो खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार, टिकटों का लेन देन, खरीद फरोख्त जी और ये सारा भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें, चाल चाल अपराधियों को प्राथमिकता देना, अपराधियों को प्रोत्साहन देना, ये सारी बातें आरंभ हुई। ये तो हमने जी जी, पिछले मैं 75 साल मैं यहाँ जीवन में थोड़ी सी देखा बात, था। थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हुए दर्शकों के लिहाज से मैं पूछना और बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी, और आपके पास प्रश्न के रूप में लेकर आता हूँ कि ठीक है, हम लोगों ने 1951 में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लेकर हम आए और चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को हमने आत्मसात किया, नई नियमावली बनी, कैसे चुनाव होंगे, कैसे सरकार बनेगी, सब इसी में लिखा है। लेकिन इसमें ये लिखा है कि संसद का जो बहुमत इंजॉय करेगा वो सरकार बनाएगा, ये ये है। तो हम ये कहते हैं बहुमत जो है, बहुमत को ही डिफाइन नहीं किया गया। बहुमत का मतलब क्या? संसद में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा सांसद लेकर आए तो बहुमत मानना चाहिए। संसद में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेकर आए तो बहुमत मानना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक व्यवस्था भी मानते, तब हम ये समझते कि चलिए ये बहुमत है। लेकिन ये चूंकि डिफाइन नहीं किया गया, तो इसलिए हमने ये देखा कि कभी सबसे बड़े दल को भी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी ने बुलाया, कभी सबसे बड़े
गठबंधन को भी सरकार बनाने के लिए बुलाया और उसके बाद बहुत सारी प्रगति हुई। तो क्या आपको ये लगता है कि ये बहुमत की परिभाषा तय हो जानी चाहिए थी आज तक, जो नहीं हुई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बोला। सबसे बड़ी समस्या ये बहुमत की परिभाषा ही है। जो मनमानी, जिसको जो दबंगी, जो धनबली हैं, वो अपने मनमानी ढंग से बहुमत की परिभाषा बनाते हैं, और यही एक सबसे बड़ी समस्या का कारण है। बहुमत की परिभाषा स्पष्टीकरण ना होना, बहुमत की परिभाषा ना होना, इसी कारण से ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सारे का सारा ये दुराचार है। यदि बहुमत की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि 100% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारी समस्याओं का कारण भी ये बहुमत है, और इसका समाधान भी सिर्फ बहुमत ही बहुमत है। इसके अलावा और कोई कारण इसमें एक व्यक्ति विशेष इसका कोई कारण नहीं है। अच्छा, मान लिया कि आरंभ के अंदर अगर कोई बात नहीं समझ में आई नेताओं के, या कहीं कोई चूक हो गई या गलती हो गई, या जाने में या अनजाने में कोई काम हुआ, मान लिया, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी फिर हमारी क्या व्यवस्था और क्या ऐसी लाचारी है जो हम इसके ऊपर बात नहीं करते। इसको तो हम आज जी, बहुत आसानी से सुधार सकते हैं, जब हम और इतने मिनट मिनट के अंदर कानून बनाने के लिए तैयार हैं। हर सेशन के अंदर पता नहीं कितने कानून बनाते हैं, तो एक बात इस बहुमत के ऊपर भी कर लो। जी, जी। बिल्कुल। आप जो बात कह रहे हैं, हमने बहुमत को लेकर अस्पष्टता की स्थिति को देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था अडॉप्ट कर ली, जिसमें बहुमत का मतलब जो है कि सांसदों को आधे से ज़्यादा सांसदों को हम बहुमत कहने लगे। जबकि हम्म। कहीं भी ये परिभाषित नहीं है कि आधे से ज़्यादा को हम बहुमत कहेंगे। और हम्म। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि खुद सांसद जो है आधे से ज़्यादा वोट लेकर नहीं आते, तो क्या उनका सांसद क्या बहुमत नहीं है उनके पास? सांसदों को हम्म। बहुमत है, हम मानते हैं, तभी तो वो जीत कर आते हैं। हम्म। तो वो बहुमत और संसद में जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत है वो, इसमें फ़र्क क्या सहूलियत के लिए हो गया? राजनीतिक दलों को लगा कि सांसदों को इकट्ठा करना और बहुमत बनाना आसान है, सांसदों को जोड़ना आसान है, दलों को तोड़ना आसान है, 2 विधायक जीत करके भी कहीं सरकार बनाई जा सकती है। दूसरे अगर सरकार बनाए तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रदेश में सरकार गिराई जा सकती है, उनसे इस्तीफे दिलाए जा सकते हैं। ये कहने का मतलब, हम एक पार्टी की बात न भी करें तो ये सिलसिला तो पहले भी चला है। तो सभी राजनीतिक दलों ने सुविधा की सियासत के तहत क्या सांसदों की संख्या का अधिक होना ही बहुमत मान लिया, इसे हम ना कहें इस तरीके से? देखिए, राजनीति के आरंभ से ही आप इसको घुमा फिरा के बात करें या सीधी सीधी बात करें, केवल और केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए ही ये आज़ादी के षड्यंत्र किए गए। वरना आज़ादी के समझौते करने की क्या हमें इतनी जल्दी क्या थी? और अगर कुछ किया भी था मान लो, तो कम से कम एक राजनीतिक व्यवस्था को तो ठीक से बनाते हैं। उस राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से बनाए बिना, ना तो पहले ठीक से बनाई, ना आज हम उसके ऊपर विचार करते हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अब जब कोई नेता भी जिम्मेवार नहीं बनता, चुनाव आयोग भी जिम्मेवार नहीं बनता, कोर्ट भी जिम्मेवार नहीं बनता, कोई सरकारी अधिकारी भी जिम्मेवार नहीं बनता, तो फिर तो जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर आ गई, हम मतदाताओं के ऊपर जिम्मेवारी आ गई। और इसीलिए हमने सत्य बहुमत की राजनीति करने का विचार किया। हमने बोला कि भाई सांसदों के बहुमत से सरकार बनाओगे तो 75 साल बीत चुके हैं, और पता नहीं कितने भी 75 साल बिता देना, इस व्यवस्था के अंदर सुधार होने वाला नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का रूप, अपराध का रूप और व्यभिचार का रूप और कई गुना कई गुना कई गुना बढ़ता ही चला जाएगा। इसका केवल और केवल लोकतंत्र के अंदर समाधान है कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए। जैसे आप एक सांसद को अधिक, जिसको सबसे अधिक मतदान मिला वो सांसद चुना गया, इसी प्रकार हम कहते हैं कि भाई जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, भले ही उसके सांसद हारे या जीते, कितने भी हारे कितने भी जीते, यदि उसके और दूसरी राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट हैं, हम उसका बहुमत माने। और लोकतंत्र के अंदर बहुमत मतदाताओं का ही होना चाहिए, ना कि ये जोड़ तोड़ साठ गांठ और भ्रष्ट राजनीति करके सांसदों का। जी, जी। जी। आप कह रहे हैं कि अगर जनता के बहुमत से सरकार बने
और जनता का बहुमत ही सत्य बहुमत है। यानी सत्य बहुमत से अगर सरकार बने तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी। कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये नफरत की सियासत का समाधान इससे कैसे होगा? देखिए, नफरत भी क्यों हुई? नफरत का भी जन्म इसी वजह से हुआ कि हमने सांसदों के बहुमत से सरकार बनाई। सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने का मतलब यही है कि थोड़े से मतदान लेके, थोड़ा सा वोट लेकर भी आप सांसद को भी जितवा सकते हैं, थोड़े लेकर आप सरकार भी बना सकते हैं। तो जब मतदान का कोई चुनाव चुनाव में बाद उसके बाद में मतदाताओं का कोई महत्वहीन हो गए, कोई भूमिका नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है मतदाताओं का। और इसीलिए ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति हुई या नफरत की राजनीति हुई कि किसी भी जाति के विशेष को, किसी धर्म के विशेष को आप नफरत के अंदर और घृणा के वातावरण में झोंक दो और थोड़ा सा ध्रुवीकरण करके और जीत जाओ। जब आपको सब लोगों का वोट चाहिए ही नहीं, सब लोगों का सहयोग चाहिए ही नहीं, यही तो सबसे बड़ा दोष है इस सांसदों के बहुमत की राजनीति में कि आपको सभी जाति, धर्म और वर्गों का सहयोग नहीं चाहिए, सबके वोट नहीं चाहिए। तो जो थोड़े से बहुसंख्यक हैं या थोड़े से अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनके वोट ले लो और जीत जाओ। जब 10 से 15%, 20% वोट लेके भी आप सांसद बन सकते हो, 15-20% वोट लेकर आप सरकार बना सकते हो, इससे आसान तरीका और क्या होगा? इससे आसान तो कोई भी राजनीति नहीं हो सकती इलेक्शन के अंदर। जी जी। यही इसका सबसे तो बड़ा कारण है। इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आप दोषमुक्त हो ही नहीं सकते। जी जी। आप मतलब एक तरह से अगर आपकी बातों को थोड़ा सा शब्द दिया जाए तो आप ये कह रहे हैं कि अ, सारी समस्या की जड़ यानी बीमारी है भ्रष्ट बहुमत और दवा है सत्य बहुमत। मैं रिपीट करता हूँ, जी। बीमारी है भ्रष्ट बहुमत, दवा है हम्म, सत्य बहुमत। क्या आप यही जी। कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समस्या का कारण है भ्रष्ट बहुमत यानी सांसदों का बहुमत, और समस्या का समाधान है सत्य बहुमत यानी मतदाताओं का बहुमत। यही समस्या है। सांसदों का बहुमत समस्या है और मतदाताओं का बहुमत समाधान। मैं भी यही कहता हूँ। जी जी। तो इसको इस बात को थोड़ी सी और क्लैरिटी की जरूरत रहेगी, आम जनता इसको समझे, बढ़िया से समझे कि भ्रष्ट बहुमत होने के कारण इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे कि जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कह रहे हैं उसका आधार भ्रष्ट बहुमत है। इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीर बात लोग समझ ही नहीं पा रहे कि सबका कारण भ्रष्ट बहुमत है। आप कैसे समझाना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या। जब हमने देख लिया 75 साल के पीरियड को, 75 साल के समय काल को हमने देखा कि ना हमारी गरीबी दूर हुई, ना हमारी बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई दूर हुई, ना हवा साफ मिली, ना पानी साफ मिला, कहीं पर भी कोई हिंसा के सिवाय कुछ है नहीं, अपराध कितना बढ़ गया, खुल्लम खुला अपराध होता है, कहीं न्यायालयों में चले जाओ। तो अब इससे ज्यादा प्रमाण और आपको क्या चाहिए? जी आप कितना सहन करोगे और कितना सहन करना चाहते हो? आप कितने समय तक आप और इसी भ्रष्ट वातावरण में रहना चाहते हो? क्या हम ये माने कि आज का जो वातावरण है, आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो सब सुचारू रूप से ठीक चल रहा है? जिसको भी जो छीना झपटी हो गई या जिसको पैसा दे दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, अपना काम चल रहा है, क्या हम इसको अच्छी व्यवस्था माने? व्यवस्था तो वो होनी चाहिए ना कि जो एक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की या सुरक्षा की, वो तो बिना मांगे, बिना लाइन में लगे अपने आप उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, या कोई भी न्यायालय है। एक सम्मान होना चाहिए वोटर का और टैक्स पेयर का। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में समाज के अंदर सम्मान होना चाहिए। वो उल्टा गया कि हम ही वोट देंगे, हम ही टैक्स देंगे और हम ही चोर बनेंगे और हम ही अपराधी कहलवाएंगे। और दोष ना करते हुए भी पहले हमारे से दोष करवाओ। पहले तो ऐसे कानून बनाओ जिससे कि हम चोरी करें, और फिर जब चोरी के अंदर
थोड़ी सी उनका विरोध करें इस राजनीतिक व्यवस्था का, तो उसको किसी भी आरोप लगा के उसको पकड़ लो। कुछ कहीं लिख दिया तो पकड़ लो, कहीं बोल दिया तो पकड़ लो, किसी अपने विचार को अभिव्यक्त कर दिया तो पकड़ लो। इसका मतलब तो फिर ये हुआ, वो जानबूझ के जी चोर क्यों बनेगा कोई आदमी? जानबूझ के भ्रष्ट व्यवस्था में क्यों रहना चाहेगा कोई भी? गरीब से गरीब व्यक्ति से भी अगर आप पूछोगे तो वो भ्रष्ट व्यवस्था में तो नहीं रहना चाहता। वो भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, उसको भी साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए। हम ऐसे विकास का हम क्या करेंगे जहाँ हवा साफ नहीं है, जहाँ पानी साफ नहीं है? हमें ऐसे विकास का करेंगे क्या? अगर हमने उस पैसे को मान लो हमने बैंक बैलेंस में इकट्ठा कर भी दिया पैसा कमा कमा के, तो उस पैसे का करोगे क्या जब पानी साफ नहीं है, हवा साफ नहीं है? ऐसी ये कोई विकास नहीं है। और सारी जी सब ये विकास के नाम के ऊपर मैं तो यही समझता हूँ कि भ्रष्टाचार का आडंबर मचाया हुआ है, और कुछ चंद लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। आम लोगों जी का इस बात से कोई सरोकार नहीं है, इस राजनीतिक व्यवस्था से। उनको तो अलग थलग कर दिया। बल्कि आप ये समझिए कि जो आम गरीब लोग हैं 99%, 99% से ज्यादा लोगों को बिल्कुल इस समाज से, इस राजनीतिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग कर दिया। जी जी। आप जो बात कर रहे हैं उनको, उसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी दर्शकों के लिए कहूँगा। जैसे किसी जगह कारखाना लगा हुआ होता है, वहाँ जहरीली गैस निकाली जाती है, आसपास फसल नष्ट हो जाता है, लोग बीमार हो जाते हैं, जानवर भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो जो प्रदूषण निकल रहा है उसको कंट्रोल करने का हमारे पास सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम का थोड़ा इस्तेमाल कर लें, लोगों की जान की थोड़ी परवाह कर लें, थोड़ी खेती की परवाह कर लें। ये तो एक उदाहरण हुआ। इसके बाद हम देखें सड़क पर चलते हुए जो इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, कभी संजीदगी से नहीं ली जाती। हाल हाल तक कुछ वर्षों तक तो ये स्थिति थी कि जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख लेती थी तब तक घायल का इलाज नहीं होता था। अब इमेजिन कीजिए किस व्यवस्था में हम जी रहे थे। घायल तड़प रहा है लेकिन डॉक्टर इलाज नहीं करता था, ये पुलिस रिपोर्ट होगा तब हम इलाज करेंगे। वो भी दिन हमने देखा है। हालांकि अब सौभाग्य हमारा कि वो स्थिति थोड़ी सुधरी है। हर क्षेत्र में आपने सही कहा कि जो जनता है उसको ही गुनाहगार ठहरा दिया जाता है। तो जनता गुनाहगार क्यों ठहराई जाए? आज सरकार नियम बनाती है, टैक्स के नियम बनाती है, और बैठे बिठाए घर में लोग टैक्स चोर कहे जाने लगते हैं। ये टैक्स के नियम इतने आसान होने चाहिए, फॉर्म भरने के तरीके इतने आसान होने चाहिए कि उसमें विलंब जैसी कोई बात ही ना हो। पारदर्शिता की जरूरत होनी चाहिए। ये सारे सवाल हैं। ये तो सरकार के अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत का प्रश्न है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि भ्रष्ट बहुमत वाली सरकार है। और भ्रष्ट बहुमत वाली सरकार क्यों है? क्योंकि सांसदों के बहुमत से सरकार बन रही है या गिर रही है। तो ये सांसदों का बहुमत कैसे तोड़ेंगे आप? कोई योजना, कोई परियोजना, कोई लक्ष्य है क्या? देखिए, आपने अभी जो कहा, कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करी, मैं थोड़ी सी बात पहले उसी के लिए कर दूं। मैं एक कारोबारी व्यक्ति हूं। अब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो इन्होंने हरी भरी खेती की जमीनों को काट के एक्वायर करके इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, अब वहां पर सिवाय उस जमीनों को बेचने के सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। पानी वहाँ नहीं है, सड़कें वहाँ नहीं है, बिजली वहाँ नहीं है, कोई भी ऐसी पार्किंग की सुविधा वहाँ नहीं है। अब पानी है नहीं, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कहीं भी पर भी आप ये बताइए, बिना पानी के कुछ भी काम हो सकता है क्या? पानी तो है ही नहीं। सरकार की कोई इंडस्ट्रियल एरिया की कोई जिम्मेवारी नहीं है उन अधिकारियों की कि वो पानी दें फैक्ट्री के अंदर। और अगर आप जमीन से पानी निकालोगे तो जमीन से पानी आप निकाल नहीं सकते। उसके लिए फिर दुनिया भर के चार्जेस और दुनिया भर की उसकी कंप्लायंस और पता नहीं कैसी कैसी परमिशनें लेनी पड़ेगी, जो देते नहीं है। बिजली है नहीं, जनरेटर आप चला नहीं सकते। जनरेटर के लिए फिर कहेंगे जी कि आप डीजल नहीं चला सकते, ये गैस लगाओ, गैस की लाइन नहीं है। और फिर भी नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस आते हैं। तो ये क्या, इस तरीके की क्या व्यवस्था हुई? तो देखिए, और इसका विकल्प जो मैं आपको बता रहा हूँ
इसका विकल्प सिर्फ यही है कि एक राजनीतिक व्यवस्था ठीक करिए, थोड़े से लोगों को, कुछ पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसरों को मिला के एक बात करो, एक ऐसा माहौल बनाइए कि जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये सांसदों के बहुमत की जो डेमोक्रेसी है, का बहुमत है, ये बिल्कुल भ्रष्ट बहुमत है, इसको नकारिए और हम इसकी चर्चा बना के हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये भ्रष्ट इस तरीके से भ्रष्ट है, क्योंकि इसमें गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति होती है, खरीद फरोख्त होता है, अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं, भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए जाते हैं, इसलिए ये भ्रष्ट है। इसको तो प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसके जी बदले में हम ये कहते हैं कि भाई सबके अधिक मतदाताओं के बहुमत से सरकार बन जानी चाहिए। मैं किसी भी वोटर को जिस मतदाता ने मतदान किया, मैं उसको हारा हुआ मानता ही नहीं कभी भी। मैं उसका प्रोत्साहित, उसको तो बल्कि मैं उसको क्या बोलते हैं, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ मतदाता की, कि उसने हमारी राजनीतिक व्यवस्था से सहमत होकर उसने मतदान में भाग लिया। तो मतदाता तो कभी हारता ही नहीं है, भले ही उसका उम्मीदवार जिसको उन्होंने वोट दिया वो हार गया, लेकिन मतदाता नहीं हारा। और इसी राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसके अंदर मतदाताओं का महत्व बढ़ेगा, भूमिका आएगी, उसका महत्व होगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा। जी जी, एक प्रश्न और उठता है चौधरी साहब, ये बात तो हम सब जानते हैं कि सांसदों को खरीद लिया जाता है, उनकी निष्ठा को इधर से उधर कर लिया जाता है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि वोट भी खरीदे जाते हैं। शराब पिलाकर, कुछ पैसे बांटकर लोगों से वोट ले लिए जाते हैं, या और भी दूसरे तरीकों से प्रलोभन दे करके ले लिए जाते हैं। तो जब जनता के बहुमत से सरकार बनेगी तो ऐसे इस वोट को भी तो भ्रष्ट वोट ही करेंगे, कहेंगे ना, अगर शराब पिला करके और पैसे दे करके अगर कोई वोट ले रहा है तो। जी नहीं तो हम क्या समझते हैं कि क्या हम 100% वोटों, 100% मतदाताओं के वोट खरीदे जाते हैं? क्या 100% मतदाताओं को शराब पिला के वोट लिए जाते हैं? जी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल है। सही सवाल है। जी जी जी, ऐसा तो आपका बिल्कुल भी सवाल नहीं है। बिल्कुल उत्तर बन करके सामने है, लेकिन तो, वो प्रश्न मैंने इसलिए रखा ताकि ये सवाल लोगों के मन में आएंगे। आप सही जवाब दे रहे हैं कि इस तो व्यवस्था में ऐसा नहीं संभव है कि सारे वोटरों को कोई खरीद ले और सारे वोटरों को बहका ले, जबकि सांसदों की संख्या कम होती है, उनको बहकाया जा सकता है, उनकी निष्ठा तोड़ी जा सकती है, लेकिन वोटर इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि उन सबको खरीदा या सबकी निष्ठा को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। यही बात आप कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। और देखिए, एक सांसद को खरीदना बहुत आसान है, लेकिन वो सांसद जो 20 लाख मतदाताओं के क्षेत्र से जो एक सांसद बन के आया, अब 20 लाख लोगों को कैसे खरीद पाओगे? और अगर आप इतने रईस हैं, इतने अमीर हैं कि 20 लाख लोगों को भी अगर आप खरीद लोगे और पूरे देश के आप इतने 80-90 करोड़ लोगों, मतदाताओं को भी खरीद लोगे, तो फिर तो एक मंडी बना दो इसकी, मतदाताओं को बेचने खरीदने की। 500 रुपए में क्यों, फिर तो 5,000 में बिकेगा एक वोट, 50,000 में बिकेगा, 5 लाख रुपए में वोट बिकेगा। मार्केट बन गया ना, जैसे शेयर बाजार बना हुआ है, जैसे हर चीज का एमसीएक्स के ऊपर सौदे होते हैं किसी भी कमोडिटी के, ऐसी वोट की भी कमोडिटी बन गई। जी ये संभावना नहीं है। देखिए, अननेचुरल, अप्राकृतिक बात है ये, कि इतने सारे जी लोगों के वोट खरीद के हम इसके सरकार बना लेंगे बहुमत से, वो प्राकृतिक नहीं है। जी। ये बात और काल्पनिक हो सकती बिल्कुल है, आपकी बोलने बात को को बहुत मैं अच्छी लगती है। मैं आपकी बात को मैं एक लाइन में कहूँ तो जनता को कोई नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद वोटर सकता। को कोई नहीं खरीद सकता। और यही ये कारण है, यही बात मैं आपके मुंह से भी स्पष्ट कराना चाहता था दर्शकों के सामने कि हम्म, सांसदों को तो खरीदा जा सकता है, हम्म, सांसदों से बनी हुई सरकार भ्रष्ट हो सकती है, सांसदों का हम्म, बहुमत भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन जनता को खरीदा नहीं जा सकता, मतदाताओं को खरीदा नहीं जा सकता। और इसी हम्म, कारण से मतदाताओं से बनी हुई सरकार भ्रष्ट नहीं होगी, मतदाताओं का बहुमत भ्रष्ट नहीं होगा, वह रिस्पॉन्सिबल होगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। ये बात बहुत समझने की है, बहुत मार्के की बात है। अब मैं
थोड़ा सा थोड़ी सी बात को आगे और बढ़ाता हूँ कि ये जो जनता के वोट से बनने वाली सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। तो जनता के वोट से बनेगी तो जनता से पैसे और चंदे भी लिए जाने होंगे, क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था का ये के समांतर व्यवस्था है। उस भ्रष्ट व्यवस्था को फंडिंग कोई थैली शाह करता है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो उससे उस सरकार से फायदा भी लेता है उसकी जीत के बाद में। वो व्यवस्था जो आज चल रही है और वो व्यवस्था जो आप सुझा रहे, उसमें थैली शाह का कोई काम नहीं है। तो फिर ये जनता के खर्चा तो होगा चुनाव में भी, तो कैसे जनता के पैसे से जनता के लिए ये चुनाव लड़ा जाए, इसका भी कोई सोच, इसकी भी तो कोई सोच होगी। जी जी चौधरी साहब। तो मुझे लेकिन फिर भी मैं जो आप बात समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, कि आज जी के दिन जो चुनाव के अंदर खर्चा किया जाता है, वो इतना करोड़ों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का खर्चा किया जाता है। यही बात है ना। और जो कि काला धन है, दुरुपयोग है उस पैसे का, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, वो भी जबरदस्ती पैसा खर्च किया जाता है। और मान लीजिए बिल्कुल एक चुनाव क्षेत्र के अंदर 10-20 नहीं तो पांच पांच ऐसे धनाढ्य लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 5 ज्यादा धनाढ्य लोगों ने चुनाव लड़ा, जिन्होंने खूब जी भर के पैसा खर्च किया। लेकिन उसके अंदर भी तो देखिए, जीतेगा तो एक ही आदमी, जीतेगा तो एक ही उम्मीदवार ना। तो बाकी 4 लोगों का पैसा तो बर्बाद गया। बाकी 4 लोगों ने पैसा खर्च क्यों किया? क्या हारने के लिए पैसा खर्च किया? लेकिन ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये एक ऐसा जुआ बन गया, एक ऐसा द्यूत क्रीड़ा बन गई कि हार जाए तो भी, पैसा खर्च हो रहा है तो भी, क्योंकि उनके पास इतना बेशुमार धन है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। मान लो किसी के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 2-5 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो हो गए, उनको क्या फर्क पड़ता है? जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, हार गए तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम सत्य बहुमत की राजनीति करेंगे, उसके अंदर शुरू शुरू के अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़े, लोगों को अपनी बात समझाने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए, अपना कोई हैंडबिल या जो भी आपने, जो आपकी विचारधारा है, छाप के लोगों तक पहुंचाने के लिए, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, घर घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, तो फिर उसके मुकाबले के अंदर जो पैसा आज खर्च होगा, जितना पैसा ये लोग खर्च करते हैं, उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि 2% पैसा भी हमारे को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है सत्य बहुमत की राजनीति को स्थापित करने के लिए। और जब सत्य बहुमत की राजनीति स्थापित हो जाएगी, तो फिर उस 2% का भी 2% हमारे को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो जी और पता नहीं जी कितनी कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हम पैदा कर देंगे, बिल्कुल उसमें आप हमें आवश्यकता ही नहीं है पैसा खर्च करने की, ना बिल्कुल आप हमें धन सही कह चाहिए। रहे हैं कि जब हम्म, सत्य बहुमत की राजनीति होगी, भ्रष्ट लोगों का एलिमिनेशन होगा, तो भ्रष्ट हम्म, लोगों का इन्वेस्टमेंट भी खत्म होगा, चुनाव हम्म, खर्च भी कम होगा और कम खर्च में साधारण तरीके से जनता चुनाव में भाग लेगी और जनता चुनाव में वोट करेगी और प्रत्याशी भी उसी हिसाब से चुनाव हम्म, लड़ेंगे, क्योंकि उनको गलत कमाई करनी नहीं है, गलत कमाई होनी नहीं है, करनी नहीं है से ज्यादा होनी नहीं है, क्योंकि होनी सत्य नहीं बहुमत की सरकार है। जी, तो सत्य है। बहुमत की सरकार में जब भ्रष्ट कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा, तो भ्रष्ट लोग चुनाव से दूर होंगे, चुनाव से जी, दूर होंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी सरकार बनेगी, एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें चुनाव जो है उस पर थैली शाह का कमजोर पकड़ कमजोर होगी, उद्योगपतियों की पकड़ कमजोर होगी, बेवजह लोग जो सत्ता का फायदा उठाते हैं उनकी पकड़ कमजोर होगी, अब मजबूत होगी जनता की पकड़। जब हम्म, जनता की पकड़ मजबूत होगी तो वो लोग जो कि अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाते हैं, धर्म के आधार पर, जाति या भाषा के आधार पर, उन लोगों की भी नहीं चलेगी। ये हम्म, आप बताना चाह रहे हैं, आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूं कि सत्य बहुमत ही इलाज है, भ्रष्ट बहुमत ही बीमारी है। तो बीमारी का अगर हम्म। इलाज हमें खोजना है तो सत्य बहुमत आपको स्वीकार करना होगा। चलते चलते आखिरी कमेंट्स हम आपसे लेना चाहते हैं। जी देखिए, इस आज की राजनीतिक व्यवस्था में
और तो असंख्य समस्याएं हैं ही, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, पानी की, बिजली की और हवा की। ये तो अनगिनत समस्याएं हैं ही कोर्टों के अंदर, अस्पतालों के अंदर। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या आज मेरे सामने है, जो हमारे सामने है, वो है हिंदू और मुसलमान की। और हिंदू मुसलमान के माध्यम से मैं जो भी जाति का और धर्मों का या जो दलितों का जो भेदभाव और पक्षपात है हमारे समाज के अंदर, मैं उसके बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं हिंदू मुसलमान की ही बात करूँ। आज हमारे देश के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर इतना मैंने कभी अपने जीवन काल में जितनी घृणा और नफरत का वातावरण और जितना भय का वातावरण मैं आज देख रहा हूँ, जितना अविश्वास का वातावरण हिंदू और मुसलमान में मैं आज देख रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं देखा। और ये इतना भयावह रूप, अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो इतना रूप इसका बढ़ जाएगा कि न चाहते हुए भी पता नहीं कैसा समय और कैसा विघटनकारी समय हमारे को देखना पड़ेगा। इस हिंदू और मुसलमान की समस्या का समाधान भी केवल और केवल सत्य बहुमत है। देखिए, कट्टरता और पाखंडता चाहे वो हिंदू में है या मुसलमान में है, वो तो देश हित के अंदर आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको एक समान रूप बनाना पड़ेगा देश हित के लिए। लेकिन अगर हिंदू को सत्य बहुमत की राजनीति से हिंदू को चुनाव लड़ना है तो मेरा ये मानना है कि बिना मुसलमान का वोट लिए वो जीत ही नहीं सकता। और इसी प्रकार जब मुसलमान को अगर कोई चुनाव लड़ना है तो वो बिना हिंदू के समर्थन के, बिना हिंदू के वोट के वो चुनाव नहीं जीत सकता। आज इसका बिल्कुल विपरीत है। आज हिंदू हिंदू का वोट लेके जीत जाता है, आज मुसलमान मुसलमान का वोट लेके जीत जाता है। उसको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को ना हिंदू को मुसलमान का वोट चाहिए। और आज के दिन तो देखिए, आज के सत्ताधारियों का दिमाग तो पता नहीं कहाँ घुमा हुआ है कि वो मुसलमान को इतनी नफरत की दृष्टि से देखते हैं कि एक भी टिकट उनको पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने उसको रिप्रेजेंटेशन अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इससे घृणा तो बढ़ेगी ना, नफरत तो बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा, पक्षपात बढ़ेगा, समानता कहाँ हुई। अरे आपको एक योग्यता का और कार्य कुशलता का आधार बनाइए चुनाव के अंदर। जो समाज के अंदर सबसे आवश्यक एलिमेंट है वो तो है योग्यता का और कार्य कुशलता का। तो सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा बदलाव आप केवल सत्य बहुमत की राजनीति का समर्थन देकर, उसकी चर्चा बनाकर एक एक चुनाव क्षेत्र के अंदर आने वाले 2024 में जो हमने तय किया है कि सत्य बहुमत पार्टी चुनाव लड़ेगी लोकसभा के चुनाव के अंदर, और दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। एक चांदनी चौक क्षेत्र से आप सत्य बहुमत को समर्थन देकर जितवा के देख लेना किस प्रकार हिंदू और मुसलमान की घृणा समाप्त होती है, किस प्रकार प्यार और प्रेम का वातावरण बनेगा पूरे देश के अंदर, और किस प्रकार इस भ्रष्ट और अपराधी राजनीति का समाप्त हो जाएगी। मैं यही आपको बोलना चाहता हूं और यही मैं अपने मतदाताओं को निवेदन भी करना चाहता हूं कि सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर थोड़ा सा चिंतन करिए। और इसकी विशेष जिम्मेवारी हमारे बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और अच्छे अच्छे पत्रकारों के ऊपर है, जो सारे दिन खाली आलोचनाओं की चर्चा करते रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से समाधान की चर्चा करते ही नहीं। और फिर वोट उसी को दे के आएंगे जिस राजनीतिक व्यवस्था की वो आलोचना कर रहे हैं। जब आप उस राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना कर रहे हो फिर आप उसको वोट क्यों देते हो? या फिर आप जिसको वोट दे रहे हो तो उसकी आलोचना मत करो, कोई समाधान की भी तो बात करिए ना। पत्रकार को किसने मना किया है कि आप समाधान की बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो आपको अच्छा लगता है उसका पक्ष लीजिए, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसका विरोध करिए, ये तो आपका अधिकार भी है। नहीं तो समाज को आप किस दिशा में लेके जाओगे? खाली आलोचना कर करके टाइम पूरा कर दीजिए। होता हुआ तो फिर कुछ है, बदलाव तो कुछ होगा नहीं। और इसी का तो परिणाम हम देख रहे हैं। अगर हम कुछ बुद्धिजीवी मिलकर भी इसके ऊपर चर्चा करने लग जाएं तो ये बिल्कुल 2024 में ही इसका बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। जी जी प्रेम जी, जी। एक बहुत बहुत सकारात्मक उम्मीद के साथ कि भ्रष्ट बहुमत से जो बीमारी पैदा हो रही है, भ्रष्ट बहुमत से जो भ्रष्ट सरकार बन रही है, जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, उसका विकल्प एकमात्र सत्य बहुमत है।
सत्य बहुमत से सरकार जब बनने लगेगी तो व्यवस्था बदल जाएगी, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा जो जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सत्य बहुमत की खोज, इस पर चिंतन, इस पर मनन, इस पर मंथन आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यदेव चौधरी जी का बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार, और दर्शकों का भी जो हमें नियमित रूप बहुत से बहुत समय धन्यवाद दिया आपका। करते हैं। जी, धन्यवाद।